अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे। सबसे पहले आज के दिन हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट देखी गई, मार्केट के अंदर थोड़ा डिक्लाइनिंग नोट देखा गया। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि एक प्रॉफिट टेकिंग को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो फाइनली वो जो 75,000 का लेवल 2 हफ्ते से मार्केट इंटैक्ट रखी हुई थी, वो आज 74,836 पे क्लोजर हुआ। इट मीन्स के तकरीबन हम 74,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुए हैं और साथ साथ तकरीबन 681 पॉइंट्स का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया है। इट्स नॉट अ डिक्लाइन, हम कह सकते हैं ये एक प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि आज के दिन हम ये भी कह सकते हैं कि कल गैजेटेड हॉलीडे थी और फिर उसके बाद एक दिन के बाद जब मार्केट का आगाज़ होता है तो थोड़ा सा एक ये देखा जाता है कि प्रॉफिट कैसे बुक किया जाए। और साथ साथ अगर हम बात करें सेक्टर वाइज पोजिशंस की, तो आर स्ट्रॉन्ग, बजट आ रहा है, अपकमिंग बजट है, बहुत सारी इस चीज़ एक्सपेक्टेशंस हैं इन चीज़ों से कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। साथ साथ बजट के अंदर कुछ टैक्सेस के हवाले से बात हो रही है, टैक्स नेट बढ़ाने की बात हो रही है। तो आज हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अलॉट मोर के कह सकते हैं हम एक सिचुएशन अबाउट इकोनॉमी जो कि अलाइन करने की कोशिश की जा रही है काफ़ी हद तक बेहतर डायरेक्शन में। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बजट के हवाले से। ऑब्वियसली ये फिस्कल ईयर 2025 का जो ये बजट होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, प्रपोजल्स क्या क्या हैं, सजेशंस क्या क्या होंगी, और साथ साथ जो भी सजेस्टिव मेजर्स होंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फिस्कल प्रूडेंस के हवाले से बात करेंगे। ड्यूरिंग IMF प्रोग्राम हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, नेगोशिएशंस कैसे होंगी, आगे अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, और साथ साथ जो की इंडिकेटर्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है तनवीर बारी साहब ने। आप बिजनेसमैन भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं KCCI के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम बोहरा साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और साथ साथ आप प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI को, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं तनवीर बारी साहब से पूछना चाहूँगी। तनवीर बारी साहब, सबसे पहले एक तो ये चीज़ बताइए कि प्रपोजल्स के हवाले से बात हो रही है और ख़ासकर बजट के प्रपोजल्स की बात हो रही है, तो चैम्बर्स ने भी काफ़ी प्रपोजल्स दिए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ है जो इस बार एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, या ये चीज़ जो है वो इस बार अगर हम अडॉप्ट करें तो क्या क्या फ़ायदे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची चैम्बर ने अपने बजट प्रपोजल भेज दिए हैं और संडे को जो है हमारी ऑनलाइन मीटिंग जो थी वो FBR के चेयरमैन और स्टेट मिनिस्टर अली परवेज़ साहब से भी हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई और हमने उनको काफ़ी ब्रीफ़ किया। उसका जवाब में उन्होंने हमसे ये कहा कि जो भी IMF का इस वक्त प्रोग्राम हमारा में हैं या जाने वाले हैं, तो उसके होते हुए जो है जो भी प्रपोज़ल होंगे वो हमारे वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमने प्रपोज़ल दिए हैं इस दफ़ा गवर्नमेंट को, वो हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट किया जाए, ताकि देखें इंडस्ट्री को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जो बेरोज़गारी में जो है कमी वाकई होगी, और जो हमारा जो तबका है वो जो 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 बहुत ही नीचे गया हुआ है वो भी जो है उसकी भी अच्छा वो रहेगा उसके लिए। तो दूसरा ये है कि हमने जो प्रपोज़ल दिए हुकूमत को, उसमें हमने सबसे पहली बात तो ये की है कि जो SROs हैं, जो SRO का कल्चर है उनको ख़त्म किया है। जैसे SRO 350 जो आया था, उसकी वजह से काफ़ी जो है लोग जो टैक्स पेयर हैं उनको बहुत परेशानी हुई, तो उसको जो है इन चीज़ों को जो है ये जो SRO का कल्चर है इसको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा हमने उनसे ये भी कहा कि जो 7E का जो है सेक्शन है उसको भी ख़त्म किया जाए। देखिए, ये 7E का जो है इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी स्टे दे दिया, और सूबा सरहद में भी वो लागू नहीं है, वो इस वक्त सिंध के और कराची में जो है लागू है। तो उसकी वजह से जो यहाँ रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम है वो तकरीबन बैठ गया है और लोगों के अरबों रुपए जो है वो इस काम में स्टक हो गए हैं। अगर ये पैसा थोड़ा सा अगर लोगों को रिलीफ मिलता है तो ये पैसा जो है मार्केट में आ जाएगा और दूसरे कारोबार में लगेगा। और आप ये देखें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके साथ जो है 50 सेक्टर जो है वो काम करते हैं, जैसे सीमेंट हो गया और आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने उनको हुकूमत को ये कहा है कि जो है 7E को जो है फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। उसके अलावा देखें, सेल्स टैक्स के रिफ़ंड हैं। अभी जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आते ही उन्होंने ऐलान किया था कि सेल्स टैक्स के रिफ़ंड जो हैं वो जारी किए जाएं, और काफ़ी हद तक जारी भी हो गए, लेकिन अभी भी लोगों के स्टक हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिनके स्टक हुए हैं वो भी जो है फौरी तौर पे जारी किए जाएं।
उसके अलावा जो हमने कहा कि पेपर इंडस्ट्री है, उसमें जो है जो एजुकेशन का जो सामान है, अब हम जैसे चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एजुकेशन तालीम जो है वो बढ़े, लोग बिल्कुल, तालीम बिल्कुल। याफ्ता हैं, तो जो एजुकेशन का सामान है उस पर जो ड्यूटीज़, हाई ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसको कम किया जाए, ताकि स्कूल कॉलेजेस की किताबें हैं, जो पेपर वर्क है वो जो है उनको सस्ता मुहैया हो सके। उसके बाद हमने ये भी तजवीज़ पेश की है कि जो फर्दर टैक्स है उसको जो है जो 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 इसको इसका 1% पे लाया जाए, और मिनिमम टैक्स मिनिमम टर्नओवर टैक्स को जो है विड्रॉ किया जाए। उसके अलावा जो हमने जो है वो ये जो चाय है, अब ये जो है ये चाय एज इन टी लीव्स। जी, ये जो ब्लैक टी है, ये फाटा पाटा और जो अपना जो वहाँ पे जो है इनको एग्जेम्पशन दी हुई है ड्यूटीज़ में। अच्छा, ये चाय जो है ड्यूटीज़ में जब एग्जेम्पशन दी हुई है तो ये घूम फिर के फिर कराची और दूसरे इलाकों में आ जाती है। तो जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो चाय इस्तेमाल होती है उससे भी समझो आधी से भी कम जो है वो लीगली इंपोर्ट होती है। बाकी जो चाय है वो जो है वो स्मगल होती है, या फाटा पाटा या आज़ाद कश्मीर में जो एग्जेम्पशन दी हुई है वहाँ से घूम फिर के यहाँ आ जाती है। तो इससे हुकूमत को जो है रेवेन्यू में जो है कमी वाक़ई होती है। तो हमने कहा उनकी जो 30 जून के बाद है उनकी एग्जेम्पशन को ख़त्म किया जाए, ताकि हुकूमत की आमदनी में भी इसमें इजाफा होगा। तो इस तरह की हमने हुकूमत को तजावीज़ दी है। उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट रेट है 22% है जैसे, तो अब देखें इंटरेस्ट रेट से जो 22% है, अभी मैं ख़बर पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले कि बैंकों के डिपॉजिट में इजाफा हुआ है। तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि कारोबार में लगाने के बजाय उसको बैंक में रख रहे हैं, और जो है उसका फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हैं, और तो कारोबार में नहीं लगा रहे हैं। अगर कारोबार में लगाएं तो पैसा रोलिंग में आ जाए, तो इस तरह से खुशहाली होती है। राइट, आपने काफ़ी डिटेल बताया है। प्रपोजल के हवाले से ही बात करेंगे। मैं वसीम बोरा साहब से पूछूंगी। वसीम साहब, आप बताइए कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, चेंबर्स की जानिब से भी काफ़ी चीज़ें दी जा रही हैं, और प्रपोजल्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपके पास चीज़ें होती हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली ये स्पेसिफाई कैसे होगा और आम लोगों तक इसकी पहुंच कैसे होगी। टैक्स की बात हो रही है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है। कैसे देखते हैं बजट 2025 को? देखिए, मैं पहले तो आपको कंपेयर करना चाहता हूँ 23 के बजट को, जिसमें 9,634 टैक्स रेवेन्यू मिला था, और ये 11.4% ऑफ जीडीपी था। ये इसमें अब इस साल क्या आप इंसेंटिव इंडस्ट्री को देना चाहते हैं? देखिए, अगर आपने जीडीपी की एक्सपेंशन करनी है तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। वो आपको नहीं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो यानी डेट टू जीडीपी रेशियो को आपको कम करना पड़ेगा। डेट या हाँ, डेट, ऑफ कोर्स, तो टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जी, मैं डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ डेट टू जीडीपी रेशियो 84% है। ये 2017 में ये था 60%, यानी डेट हमारा 60% था, आज 84% पे पहुंच गया। या दिस इज द रीजन के हमने देखा कि एसओईज की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, और प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी है जो डेट टू जीडीपी आप कह रहे हैं, और साथ साथ इसके ऊपर काफ़ी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। देखिए, ये प्राइवेटाइजेशन तो एक मस्ट है, जिसकी जो कि हम उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री को पैसे दे रहे हैं, और वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है, वो इदारे लॉस मेकिंग इदारे हैं, और वो एक बर्डन है हमारे बजट के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको मैं जिस बात पे बात करना चाहता हूँ वो एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी है। एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी आप कैसे कर सकते हैं? वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाके कर सकते हैं। जब तक आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को 6% के ऊपर लोन नहीं देंगे, इंडस्ट्री नहीं लग सकती। कराची में जो लैंड अवेलेबल है उसमें जो इस वक्त करप्शन है, वहाँ पे लैंड उसे 20 करोड़ रुपए एकड़ मिनिमम वो मांग रहे हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है? बेसिक इशू हमारा इंडस्ट्री की एक्सपेंशन का है, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट की सहूलत का है। जब तक आप इंपोर्ट में सहूलत नहीं देंगे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं हो सकती। इसलिए कि हमें इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी चाहिए, और हमें
मशीनरी भी इंपोर्ट करनी है। ये एक खुशाइंद बात है कि हमारे पास इस वक्त एंटरप्रेन्योर हज़ारों की तादाद में एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, रेडी हैं, दे आर रेडी रेडी। आप उनको सऊदी मॉडल ये है कि वो वहाँ पे ज़मीन फ्री दे देते हैं और वो ज़मीन उस पर आप इंडस्ट्री लगा लें और वो चंद सालों के बाद उसके ऊपर किस्तों में पैसे लेते हैं ज़मीन के ऊपर। हमारे यहाँ ज़मीन अगर 20 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन है, मेरी एक सरबराह से बात हुई यहाँ के इस इदारे के, एक इंडस्ट्रियल एरिया के इदारे के, तो उसने कहा जी 20 करोड़ दे दो, मैं तुमको बिजली की इजाज़त दे देता हूँ। बिजली लगाने की इजाज़त के लिए उसने मुझे कहा कि 20 करोड़ दे दो। इसलिए आप इसको देखें कि इस वक्त ज़रूरत हमें है क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वो कैसे आएगा, वो इसी तरीके से आ सकता है। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि बजटरी रिक्वायरमेंट्स हमारी एक्सपेंडिचर के ऊपर है। देखिए 11.5% ऑफ द जीडीपी एक्सपेंडिचर, हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि 19% पे पहुँच चुका है एक्सपेंडिचर। तो इस एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डेफिसिट फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब आप डेफिसिट फाइनेंसिंग को इस लेवल पे रखेंगे जो आजकल है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और एम्प्लॉयमेंट देनी है। जब तक आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो वो जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे सर? अपॉर्चुनिटीज भी तो जनरेट करने की जरूरत है ना। अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट होंगी? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अच्छा तनवीर साहब, मैं आपसे पूछूंगी, एक तरफ वसीम बोहरा साहब ने यही बताया कि एक्चुअली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है और एक्सपेंशन जब तक इंडस्ट्रीज़ की नहीं होगी या न्यू इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जनरेट हो सकती। अब आपको क्या लगता है, एक तरफ बड़ा टाइटनिंग हमारा मॉनेटरी एक पॉलिसी रही और ये पॉलिसी ईयर भी अगर पूरा ईयर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारे पास 22% ही रहा, लेकिन अब तो ये हालात बन रहे हैं, अब तो इन्फ्लेशन में भी एक एविडेंटली कमी आई है। यहाँ पर 17% इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है, बल्कि इससे भी कम कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंथ भी गिरी है। तो आपको क्या लगता है कि अब तो मॉनेटरी ईजिंग की तरफ ऑटोमेटिकली हम आएंगे, तो ये जो हमारे गिले शिकवे हैं या फिर ये जो हमारे रिजर्वेशंस हैं तो ऑटोमेटिकली सॉल्व आउट हो जाएंगे? ये देखें, इंडस्ट्री जो है, जैसे इंडस्ट्री के जो कुछ इलाके होते हैं, जैसे कराची में जो है साउथ टाउन एसोसिएशन है, साउथ टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हुकूमत जो है वो वक्तन बवक्तन ऐलान करती है कि जो है हम जो है नए स्टेट बना रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं। ये भी बनते हैं पूरे पाकिस्तान में, जो है आप ये देखें पंजाब में भी बनते हैं, सब जगह है। और जो है सीपैक के थ्रू के भी जो है वो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। लेकिन हम फिर वही कहते हैं ना कि जो पुराने जो हैं बनने चाहिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है इंडस्ट्रियल जोन बनने चाहिए। लेकिन फिर हम यही कहते हैं कि जी जो पानी, बिजली, गैस, अभी आपने देखा कि अभी ये पिछले 3-4 दिन से जो है साइट में जो है वो बिजली नहीं थी, के इलेक्ट्रिक का निज़ाम बैठ गया। उसके अलावा बिजली इतनी महंगी है। अच्छा, समर सीजन होता है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है, तो बड़े इश्यूज हो जाते हैं। देखिए हमारी जो बदकिस्मती है वो हमारी जो इस वक्त जनरेशन कैपेसिटी पाकिस्तान की है जो बिजली की है वो 45,000 मेगावाट है और हमें इस वक्त जो डिमांड है वो 25 से 26,000 मेगावाट है। लेकिन फिर भी हम जो है हमारे यहाँ जो है पूरे पाकिस्तान में आप देखें लोड शेडिंग कई जगह हो रही है। मतलब हमारे पास एक मिठाई पड़ी हुई है लेकिन हम उसको खा नहीं सकते, ये वाली सिलसिला है। तो हमारा जो सिस्टम है ना वो सब आउट हुआ हुआ है, सब हर चीज़ जो है वो आउट हुई हुई है। नहीं, यू आर सेइंग इट राइटली। हो सकता है कि अभी एक हम कह सकते हैं ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ईयर स्टार्ट हुआ है, मे बी ये तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी की रिजर्वेशंस है या उनकी जो एक विश लिस्ट है या हम कह लें कि जो उनकी नेसेसरी थिंग्स हैं वो फुलफिल की जाएंगी, बट इट टेक्स टाइम। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास मैजिक वॉन्ड है और सब कुछ ब्लू, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना जी। ये काम हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि कल या परसों शहबाज शरीफ ने जो है बिजली के हवाले से एक मीटिंग भी की है
और आज की मैंने हेडलाइन सुबह में पढ़ रहा था तो उन्होंने ये कहा है कि डिस्कोस को जो है फौरी तौर पर प्राइवेटाइज किया जाए और जो सर्कुलर डेट है उसको कम किया जाए, क्योंकि ये जो डिस्कोज हैं इन्होंने जो है ये बिल्कुल नाकाम है, इन्होंने कोई काम नहीं कर रहे और जो है रिकवरी जो है वो नहीं कर पा रहे, बिजली की चोरी नहीं रोक पा रहे, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस इतने लाइन वो नहीं लॉसेस रोक हो पा गया। रहे, देखिए हाँ। इस वक्त हमारा जो सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो 5.63 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और दूसरी ये है कि अभी 3 दिन पहले जो है नेपरा ने एक हियरिंग की है जिसमें CPPA ने जो है तकरीबन 7 रुपये जो है बिजली में इजाफे की दरख्वास्त की है। अगर नेपरा इसको अप्रूव कर देता है तो 1 जुलाई से जो है बिजली के रेट जो है अगर 7 रुपये अप्रूव करता है तो उसमें जब टैक्सेस वगैरह मिलाएंगे तो 10 रुपये पर यूनिट इजाफा हो जाएगा। इस वक्त जो बिजली के रेट हैं वो इस वक्त इंडस्ट्री के अगर टैक्सेस वगैरह में मिलाऊं तो 50 रुपये पर यूनिट है। दिस इज द रीजन उन सब ने सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लिए हैं ताकि एटलीस्ट उन्हें डे टाइम में जो एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे सेव की जा सके। जी अभी ये देखें सोलर पैनल भी कहें और बड़ी तादाद में सोलर पैनल जो हैं इंपोर्ट भी हुए हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की जो है कीमत में जो है कमी वाकई हो गई है। लेकिन होगा ये है कि जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां सोलर पैनल पे चली जाएंगे तो हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी होगी। वो इसलिए कि जो उन्होंने जनरेशन प्लांट लगाए हुए हैं, जो IPP से जो मुआहदे किए हुए हैं, जो ख़तरनाक किस्म के मुआहदे हैं, और जो जाहिर बात है जब वो उनको तो देने हैं ना, कैपेसिटी पेमेंट तो देनी है, तो वो कहाँ से उनको देंगे जब बड़े बड़े कैपेसिटी पेमेंट का बड़ा इशू है। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शकील मुनीर साहब ने, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप बिजनेसमैन भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू नताशा, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक। शकील साहब ये बताइए कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि चैम्बर्स की जानिब से प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं फॉर द बजट एंड ऑल थिंग्स। अब आपको क्या लगता है कि आपकी जानिब से, यानी कि इस्लामाबाद चैम्बर और ख़ासकर जो वहाँ के चैम्बर्स हैं पंजाब साइड के, तो उनकी जानिब से किस टाइप के प्रपोजल्स दिए गए हैं और बजट में क्या डिमांड है? देखिए बजट में जो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ये तो सबके सामने ही है कि उसमें मतलब है नए टैक्सेस को जो है वो नहीं लगना चाहिए। इस वक्त जो कारोबारी बरादरी है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू बना हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी का बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज़्यादा इसने प्रॉब्लम बना दिया है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही हैं, कि इतना बिजली के बिल का बर्डन जो है वो कोई इंडस्ट्री बेयर नहीं कर पा रही। तो इसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको फौरी तौर पे जो है वो इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। दूसरा IPP के साथ जरूर इसको जो हमारा जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको रिव्यू किया जाए। और ये चीज देखें, अब जब हम सोलर के ऊपर अब काफी हद तक लोग जो है सोलर की तरफ जा रहे हैं और उसका डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट ही होगा कि हर बंदा एक नेचुरल एनर्जी को यूज कर रहा है जी। तो उसके हवाले से अब इसका रिलीफ जो है वो आवाम को मिलना चाहिए। और उसमें उस लिहाज से जो है हमने बजट में भी यही प्रपोजल दी हैं कि एक तो नए टैक्सेस को जो है प्लीज इसके ऊपर जो है वो गौर किया जाए। अवाम इस वक्त बिल्कुल इस चीज की मुतामिल नहीं है कि हम इसके ऊपर नए टैक्सेस जो हैं उनका बटन लगाया जाए। दूसरी चीज ये है कि टैक्स नेट में आप इसको हॉरिजॉन्टल नेटवर्क में लेके जाएं, ना कि वर्टिकल में। जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स का बोझ क्यों डालते हैं? जो टैक्स बेस बढ़ाने की बात करें, नए टैक्स पेयर्स को लाइन अप करें। जी सॉरी, नए टैक्स पेयर्स को लाइन अप करें, टैक्स बेस बढ़ाने की बात हो। जी जी बिल्कुल, नए टैक्स पेयर को डेफिनेटली देखें। हॉरिजॉन्टल नेटवर्क में जब तक नहीं जाएंगे आप उसी जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर बर्डन बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर वो कैसे आप चीजों को मतलब स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे। तो इसके लिए जरूरी ये है कि इसको ब्रॉडर नेटवर्क में लाने के लिए जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उसका तरीकाकार बनाया जाए, तो उनको टैक्स नेट में लाया जाए। उससे डेफिनेटली रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, साथ साथ शकील साहब हम ये भी देखते हैं कि टैक्स पेयर्स बढ़ाने की बात हो रही है तो बिज़नेस कम्युनिटी ऑलरेडी हम कहती हैं कि बहुत टैक्स देते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से बात की जाए तो सुपर टैक्स सिंस 2 इयर्स देखा जा रहा है। इस बार भी मे बी पॉसिबल कि इस बार भी होगा या नहीं होगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक काफ़ी इम्कानात हैं और दे आर वेरी मेंटली प्रिपेयर कि सुपर टैक्स होगा। तो अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ रिटेल सेक्टर के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि रिटेल सेक्टर के ऊपर इस बार कोई ना कोई टैक्स इंक्रीज होगा, तो व्हाट विल बी द टैक्स ऑन रिटेल सेक्टर? मेरे ख्याल से तो देखें, मैंने पहले भी ये बात की है
कि हम नए टैक्सेस इस वक्त जो है बिल्कुल भी आवाम इसको इसमें इस कंडीशन में नहीं है कि नए टैक्सेस को किसी किस्म को भी वो बर्दाश्त कर सकें। इसमें इसमें इस वक्त जो है गवर्नमेंट को आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि जिस तरह से मतलब है, आप देखें माशाल्लाह से गवर्नमेंट की ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी है कि उन्होंने एक टाइम से डॉलर को होल्ड किया हुआ है। इसमें अभी अभी जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने कम की है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, ये अच्छे गुड साइंस हैं। तो उसके ऊपर उसी लिहाज से चलना चाहिए कि आवाम को बेनिफिट कुछ रिलीफ मिलेगा तो उसमें उससे बेहतरी आएगी, हमारी हमारी इकॉनमी में बेहतरी आएगी। लोगों को जैसे अब आप देखें बिजली का जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, उससे इतने भारी बिल जो आ रहे हैं उसके इंडस्ट्री को चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल रहा ही नहीं है। आप प्रोडक्शन करके वो प्रोडक्शन की प्राइस इतनी हाई हो जाती है कि उसको आप मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट आपकी जो है उससे डैमेज हो रही है। हमें तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगी कि हम उस चीज को हम काउंटर कर सकें। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है इंडस्ट्री वाइज जो है वो हमें रिलीफ देना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्रीज जो जब ग्रो करेंगी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। शकील साहब आप यहाँ मौजूद रहे, मैं तनवीर साहब से ही एक इनपुट लेना चाहती हूँ। तनवीर साहब, एक तरफ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस के हवाले से बात की जो आप कमेंट कर रहे थे, तो आप लोगों की डिमांड क्या है एक्चुअली? हमारी डिमांड ये है कि बिजली की जो कीमतें हैं वो कम की जाएं, क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए। देखिए इस वक्त जो नेपरा की जो एवरेज प्राइस है जो बिजली की पूरे पाकिस्तान में है वो 29 रुपये 78 पैसे है, और हमें जो है बिजली जो है वो 50 रुपये में मिलती है, क्योंकि हुकूमत जो है वो क्रॉस सब्सिडी देती है, मतलब इंडस्ट्री से लेके और दूसरे सेक्टर को देती है। इसी तरह गैस में भी है कि 1350 रुपये गैस की जो है पूरे सब सेक्टर्स के लिए है, एवरेज प्राइस है। लेकिन जो इंडस्ट्री की जो गैस मिलती है वो 2100, 2200, 2700 रुपये मिलती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म किया जाए और जो बिजली की कीमतें हैं वो मज़ीद ना बढ़ाई जाएँ, और जो है और सोलर की जो है उस सोलर की तरफ जाएं। और जो 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 प्लांट है जो 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 इस वक्त देखें जो पाकिस्तान में जो बिजली बनती है वो 70% जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल से बनती है, जिस वजह से महंगी बनती है। तो फौरी तौर पे जो है इसको सोलर पे कन्वर्ट करें ताकि 10,000 मेगावाट 12,000 मेगावाट इसका कोई प्लान बनाएं और बिजली और गैस की कीमतें कम करें। अब गैस का भी आपको मैं बता दूँ, देखिए पंजाब जो है वो बायोमास पे चला गया है, और अब कराची और इसी इलाके भी जो है बायोमास पे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पे जी, जाना अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना ये सब बायोमास पे जा रहे हैं। अभी आज के ही अखबार में अगर आप पढ़ लें तो ये लिखा हुआ था कि गैस का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड में जो है ना वो फ़र्क आ रहा है, वो सिस्टम जो है वो आ रहा है। तो अब जब ये इंडस्ट्री अगर बायोमास पे शिफ्ट हो जाएगी तो फिर ये गैस कौन खरीदेगा, और ये हुकूमत जो सब्सिडी इंडस्ट्री से जो लेके और डोमेस्टिक को देती है तो वो कहाँ से पूरा करेगी। तो ये सारा सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा। हुकूमत को उसको चाहिए कि उसको ठीक करें, टेकअप करें। शकील साहब आप सुन रहे हैं यकीनन, और यहाँ पे ये बात वाजे करना ज़रूरी है कि एक तरफ हमें अपने लिए ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शंस जो हैं जो कि इन्फ्लेशन को ज़्यादा सपोर्ट ना करें, जो हमारे लिए थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल प्राइस में भी हो, उनकी तरफ सपोर्ट करना लाजमी है। तो शकील साहब आप क्या कहते हैं इस प्रपोजल्स में, इन बजट के प्रपोजल्स में जो वाजे तौर पे चीज़ रखी हुई है वो ये है कि एनर्जी प्राइसेस कम होने चाहिए फॉर द इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ वी आर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो आप क्या समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कैसे हम इन चीज़ को एज अ गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा देखें और इस साइड पे आके देखें तो हमें अपना फायरवॉल कैसे जनरेट करना होगा? देखिए बात ये है कि जो इश्यूज आ रहे हैं, जो लाइन लॉसेस के इश्यूज आ रहे हैं, उनको चाहिए कि वापदा उनको वो देखे, एड्रेस करे कि क्यों इश्यूज आ रहे हैं, और उसका जो बर्डन है वो एक आम तारिफ के ऊपर ना जाए। प्राइसेस इसीलिए बढ़ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की कि उसमें लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए वो प्राइसेस को बढ़ाया जाता है। प्राइसेस को कंट्रोल करें। जब तक इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कंट्रोल नहीं होगी, मुझे बताएं एक प्रोडक्ट जो मैं एक्सपोर्ट करता हूं इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के लिए, अगर मेरी प्राइस ही मार्केट में वो कम्पिटेटिव नहीं है तो मैं कैसे एक्सपोर्ट कर सकूंगा। और हम तो आप देखें जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो यूजेज है वो इलेक्ट्रिसिटी या गैस का यूजेज आता है, बल्कि 80% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इंडस्ट्री चल रही है। तो उसके लिहाज से उसमें इंडस्ट्री वाइज जो है कुछ उन्हें रिलीफ दिया जाए ताकि उसमें इंडस्ट्री ग्रो कर सके। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और
एक्सपोर्ट बढ़ने से हमें जो है वो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो हमारी इंशाल्लाह उसमें उसमें इजाफा होगा। ये बहुत एक्सपोर्ट सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए या एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हमें ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर जो एनर्जी क्राइसिस है या एनर्जी जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, एनर्जी क्राइसिस को जो है वो बेहतर किया जाए कि यहाँ पर क्राइसिस ख़त्म हो। तो हमें थोड़ा रीजन में भी कम्पीट करना है, रीजन में बहुत सारा कॉम्पिटिशन है हमारे पास। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अगर कोई भी बायर हमसे लेने आता है तो जब तक उसको वो रेट और वो क्वालिटी नहीं मिलेगी तो वो हमारे पास क्यों आएगा? तो इसके ऊपर क्या आपका कमेंट है? बिल्कुल, देखें उसमें हमने हमारे साथ हमारे नेबर कंट्रीज में आप देखें चाइना को हमने कम्पीट अगर करना है तो कम्पिटेटिव प्राइस हमारी होगी तो हम कम्पीट कर पाएंगे। हमें इसी तरह से अब देखें बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स को आप देखें कहाँ कहाँ चली गई है। तो सेक्टर वाइज आप जब तक रिलीफ नहीं गवर्नमेंट देगी चीज़ों को आप एड्रेस नहीं कर सकेंगे और हमारी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हो सकेगी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें जो जिस चीज़ की जरूरत है वो ये है कि हमने एक्सपोर्ट को फोकस करना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जो उसके लिए बेनिफिट इंडस्ट्रीज को वो दे सकते हैं उन्हें वो दें ताकि उससे इंडस्ट्री ग्रो करे और हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। वेल डिटेल आपने बताया शकील मुनीर साहब, थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। मैं वोहरा साहब से पूछना चाहूँगी। वोहरा साहब, एक तरफ हम चीज़ें ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स को इंक्रीज़ करना और मार्केट में कम्पेटिटिव रहना और नई मार्केट्स को भी ऑफ कोर्स ढूंढना ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना, नए मार्केट्स को टैप करना ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार हमें अपनी कौन सी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको बेहतर करना होगा? देखिए सो जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर रिटेल प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। वहाँ डिमांड बहुत डाउन हो रही है। लिहाजा हमें जो हम डिपेंड करते हैं यूरोप के ऊपर, जीएसपी प्लस हमको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर मार्केट्स हमारी एक्सपोर्ट एक्सपैंड नहीं कर रही। हमारे पास जो नई मार्केट है वो है साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, आसियान मार्केट्स। जी, आसियान जो है वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन आसियान में हम एज ऑब्ज़र्वर भी मौजूद नहीं हैं। जब तक हमें आसियान की सपोर्ट हासिल नहीं होगी उस वक़्त तक हम वहाँ पर अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते। लेकिन कुछ खुश आइंद बातें, पाकिस्तान में इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले 2 क्वार्टर्स में इंक्रीज़ हुई है। LSM की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, बेहतर हुई है। इसी तरह हमारे पास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो कि हमारे मुल्क की 21% उसका GDP है, एग्रीकल्चर में हमें एक्सपैंड कर गए हैं। बिल्कुल बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं हमारे पास। जी, कॉटन हो गई, अब की बार वीट हो गई। वीट हो गई। वीट हम पैदा करते हैं, जितना अफ्रीका पैदा करता है ना उतना वीट पाकिस्तान में पैदा होता है। इसका मतलब हम एक वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। दूसरा, हम कॉटन प्रोड्यूसिंग, हमारी कॉटन की क्वालिटी और कॉटन जो है वो एक स्पेशल ग्रेड है, यानी उसमें हमें जो इंसेंटिव हासिल हैं, जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हैं, वो इस साल हमें मिल रही हैं। अब एज अ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमें ये बात पता है कि इसको ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और इसको अब हम इस साल अवेल करेंगे। देखिए जो मंथली डेफिसिट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, इसमें हमने गेन किया है। हमारी इंपोर्ट कम हुई है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है। तो ये भी एडवांटेज पाकिस्तान की बिज़नेस इंडस्ट्री ने ये क्रिएट किया है इसको। लिहाजा जो मेजर इशू जो हमारे पास हैं वो हैं एम्प्लॉयमेंट के। हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें, ये जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमारी बहुत से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ये अभी एनर्जी के बारे में तो सब ने बात कर ली है। मैं बात करना चाहूँगा कि जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे
और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कैसे कामयाब होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि 22% पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, ये तो एवरीवन इज सेइंग दैट। 6% आप हमें करके दें। 6% इज इट टेक्स टू मच नहीं, टाइम। देखिए, बारी साहब इज लाफिंग। देखिए न्यू स्टार्टअप्स, न्यू इंडस्ट्रीज, आप 6% पे हमें नई मशीनरी मंगाने दें। लेकिन देखें, मैं और वसीम नई वोरा मशीनरी साहब, मंगा लें। साहब एक तरफ आप बहुत सारे आपकी यकीनन जो आपकी ये जो सजेशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम मीनिंगफुल भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम ये देख रहे हैं कि 6% होना रियलिस्टिक बेसिस पे, एक्सपोर्ट में तो हम दे रहे थे ना, एक्सपोर्ट में 6% दे रहे थे। लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसे भी किया जा सकता है कि अगर बैंक्स देखते हैं, बैंक्स के प्रॉफिट्स अर्निंग्स बहुत ज्यादा हुई हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी इजी टास्क, उनके सबसे ज्यादा इजी टास्क हैं, और वो जब जितना फ्लरिश कर रहे हैं शायद ही कोई और सेक्टर होगा इन पाकिस्तान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6% हमें आप दें। दे कैन गिव द अपॉर्चुनिटी टू द एसएमई सेक्टर कि वो थोड़ा SME सा सेक्टर, हाँ एसएमई सेक्टर के वो थोड़ा सा इन देयर बेसिस, इन देयर सेल्व्स, वो ये नहीं कि वो भी गवर्नमेंट के कंधे पे बंदूक रख के मैं चलाएं। बैंक्स की बात कर रहा हूँ जी। बैंक्स हमें अगर न्यू स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स हैं, नई इंडस्ट्री, मैं अब 20 करोड़ पर एकड़ ज़मीन लेके मैं कौन सी Business इंडस्ट्री करना, लगा हाँ बहुत मुश्किल है। कौन सी। इसलिए हमें यहाँ पर कराची में आप स्टार्टअप्स करने दें, SMEs लगाने दें, 6% पे आप हमें मशीनरी इंपोर्ट करने दें। ये इंडस्ट्री जब लग जाएगी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा हमारे 2 साल में, क्योंकि हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है। एक इंजीनियर जिसने 5 साल किसी फैक्ट्री में काम कर लिया है ना, वो एंटरप्रेन्योर बन चुका है। मैंने ऐसे, और वैसे भी जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि वो अपना बिजनेस करे, अपना वो नहीं business चाहती करे, कि वो ऐसे ही जो है वो जॉब सीकर बने। वो इंजीनियर इनोवेटिव है। उसने मैं कई ऐसे इंजीनियर से मिला हूँ, उसने कहा जी ये जो ये पुर्जा जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू जो अगर $600 है, मैं यहाँ पर $60 में बना के दे दूंगा, 60 में। वेरी चीप, हाँ नहीं तो वो कैसे, वो कहता मुझे आप एक ज़मीन का टुकड़ा दे दें, 6% पे मुझे मशीनरी इंपोर्ट करने दें, मैं अपनी बिल्डिंग बना लूँगा, मशीनरी मुझे इंपोर्ट करने दें 6% पे, मैं यहाँ पर आप जो इंडस्ट्री के हैं मैं लगा देता हूँ। ये एक से बात नहीं हो रही है, हज़ारों लोग बहुत सारे पूरे मुल्क में, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है। दुनिया का 5th लार्जेस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का पूल इस मुल्क में है। 5th लार्जेस्ट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का पूल पाकिस्तान में है। ये बात आपको शायद बड़ा हैरान कर रही हो, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट। देखिए अभी रिसेंटली, वी आर रिच इन ह्यूमन कैपिटल, हमारे पास हमारी ये पावर है, अगर हम इसको स्ट्रेंथ के तौर पे लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए रिसेंटली हम चांद पे तो हमने वो अपना सैटेलाइट भेज दिया है ना। अब हम कह रहे हैं कि जी सुपार्को ने अपना सैटेलाइट बना के चांद पे भेज दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब इंजीनियर हमारे पास हैं। तो जब हम ये कर सकते हैं तो इंडस्ट्री लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ज़मीन तो दें हमें। अब मेरे पास ज़मीन अगर है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करे? वो क्या करें? राइट, तनवीर साहब से पूछूंगी। तनवीर साहब, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, जैसे IT पार्क फॉर द IT पीपल, उनको थोड़ा सा एक जगह दे दी गई, तो इस तरीके से और सेक्टर के लोगों को इस टाइप की जगह ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो एक साथ मिलकर कोई एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकें। जी, इस तरह की होने चाहिए और IT पार्क्स तो बनने चाहिए। देखें इस वक्त इंडिया में जो IT की जो एक्सपोर्ट है वो $200 बिलियन है, और हमारी जो है वो मेरे ख्याल में 1 2 4 5 3 बिलियन। लास्ट मंथ हमारे पास ये जो अप्रैल के मंथ के फिगर आए हैं, दिस इज वेरी अट्रैक्टिव जी, 62% इंक्रीज आया है, तो इट मींस कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। जी बहुत पोटेंशियल होगी कि हम इंडिया का जब रेफरेंस देते हैं ना, तो इंडिया में US एग्जिम बैंक ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर US एग्जिम बैंक हमें भी, हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करे तो हम इंडिया से भी आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि यहाँ IT पार्क्स बनने चाहिए। और जो अब जैसे ये बजट का जैसे प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं हुकूमत से ये भी मुतालबा करता हूँ कि जो है IT के शोबे में जो है खातिर खा जो है रकम रखी जाए, ताकि यहाँ पे IT पार्क्स बने और जो हमारे जो नौजवान हैं और देखें हमारी जो आबादी है उसकी जो अक्सरियत है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। ये हमारा बड़ा अच्छा बेनिफिट है और हमारे नौजवान जो हैं इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, IT पे काम कर सकते हैं।
और हमारी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़ सकती है अगर हुकूमत की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिले। सपोर्ट भी होगी और साथ साथ आईटी के हवाले से आईटी को तो एग्जाम्पशन भी दी हुई थी 5 इयर्स के टैक्स की, तो अब क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा आईटी के लिए इन द बजट? देखिए आईटी के लिए एग्जाम्पशन तो दी थी, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जो जब तक आईटी के पार्क्स नहीं बनेंगे हुकूमत जो है इसके लिए, हमने पहले भी एक दफ़ा 2 साल पहले हुकूमत से यही कहा था कि इसके लिए खातिर खा रकम रखी जानी चाहिए। असल में हमारा एक मसला ये है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे ये पिछले साल जो एफबीआर का टारगेट था वो 9.3 ट्रिलियन था, और इस साल जो है जो सुनने में आ रहा है जो एफबीआर की तरफ से वो 12 ट्रिलियन है। अब 12 ट्रिलियन में जो है वो दिफा पे खर्च हो जाता है, फिर वो सूद की अदायगी में, अब वही फिर इंटरेस्ट रेट फिर बीच में आ जाता है कि हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं वो भी वो भारी इंटरेस्ट रेट वो हमारे टैक्सों से ही अदा कर रही है ना, अपने घर से तो नहीं ला रही। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं नुकसान हो रहा है बल्कि हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है, उसके कि वो उसका काफ़ी पैसा जो है वो इंटरेस्ट में उसमें चला जाता है। जहाँ जो नीड है वो तो दिया जाएगा बजट में, ये तो आप इसे किसी की अग्रीमेंट किसी का कहते हैं ना डिसअग्री भी कर सकता है और अग्री भी कर सकता है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ नीड है वहाँ सही से खर्च करना ज़रूरी है क्योंकि बजट इसी का नाम है। मैं वसीम बोरा साहब से पूछूंगी, सर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे अभी। जी देखिए, मैंने कहा एग्जिम बैंक, यूएस एग्जिम बैंक जिस तरह इंडिया में उसने इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो हमें उसका 20% भी हमारे मुल्क में एग्जिम बैंक इन्वेस्ट कर दे तो हम इंडिया से आगे निकल जाएंगे। और ये अक्सर हम बाज़ ममालिक का जो जिक्र करते हैं बांग्लादेश का, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट अमेरिका में 0% थी और हमारी एक्सपोर्ट को वहाँ पे 13% टैक्स किया जाता था। तो इसलिए वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, हम तो कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते बांग्लादेश से जब तक वो अमेरिका हमें उस सेम लेवल पे नहीं देगा। लिहाजा आप इस बात पे इंसेंटिवाइज करें कि हमें एक देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भी बहुत एक हम कह सकते हैं ना कि उसकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा डैमेज भी हुए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कह लें या थोड़ा सा हमारी जो डिप्लोमेसी कह लें, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एसओईज की प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। चाहते तो थोड़ा टाइम ले सकते थे, गवर्नमेंट आई थी, थोड़ा टाइम लेती पर टाइम कंज्यूम करने के बाद होती, लेकिन देखें पीआईए स्टार्ट में ही थोड़ा सा जल्दी बैक टू बैक काम हो रहा है। पीआईए का जहाँ तक ताल्लुक है, पीआईए को जितनी जल्दी हम उसको प्राइवेटाइज कर दें और किसी अच्छे पाकिस्तानी ग्रुप को दे दें तो पाकिस्तानी ग्रुप को, जी हाँ, ओके, क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं ऐसे ग्रुप्स, किसी अच्छे पाकिस्तानी ग्रुप्स को दे दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री में भी। पीआईए भी बहुत कामयाब हो सकता है। राइट और साथ साथ जो है वो दूसरी एसओईज को भी प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, स्टील मिल के हवाले से बात हो रही है। स्टील मिल का जहाँ तक ताल्लुक है, स्टील मिल कई चाइनीज़ कंपनियां यहाँ पे आई, उन्होंने कहा कि हम इसको लेना चाहते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर बर्डन है वो उसका मसला हल नहीं हो रहा। प्लस जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज बिलियंस में हैं, जी, और वो एम्प्लॉयज़ कोई काम नहीं करते, सैलरीज भी हैं, उनका एक्सटर्नल बैगेज भी है, कुछ रिटायरमेंट के हवाले से पेंशन्स भी हैं। ये दो जो इश्यूज़ हैं ये मेजर इश्यूज़ हैं। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जहाँ तक स्टील मिल का ताल्लुक है, ज़मीनें वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी वैल्यू 17,000 एकड़ वो तो अब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। हम उसको अगर अपनी इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लो प्राइस पे दे दें तो वहाँ पे हज़ारों फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, हज़ारों। राइट चलें जी, गुफ्तगू जारी है बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच वसीम बोरा साहब, आपने ज्वाइन किया। तनवीर बारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट बजट प्रपोजल्स, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी सजेशंस हैं। एनर्जी के हवाले से काफ़ी सजेशंस आज के प्रोग्राम में दी गई और उसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई। तो यकीनन जब बजट आएगा तो एनर्जी के हवाले से कोई ना कोई नई चीज़ हम देखेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।